आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं पंजाब नेशनल बैंक की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी की आभारी हूँ कि मुझे हिमाचल से यहाँ आने का मौका मिला और आप लेडीज़ जो कि ना ही सिर्फ खूबसूरत लग रही हैं बल्कि यू ऑल हैव ब्यूटिफुल माइंड्स, शार्प माइंड्स, इंटेलिजेंट माइंड्स, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और एक उम्र में मनवाया है और आज आप टॉप पोजीशंस पे यहाँ दिल्ली में बैठी हैं। मुझे आप सभी में एक अपना भी फ्यूचर दिखाई देता है कि अगर एज अ यंग गर्ल मैं छोटी होती, अगर मैं यहाँ बैठती, मुझे मौका मिलता तो मैं किन लोगों से इंस्पिरेशन लेती, तो मैं आप सभी महिलाओं से इंस्पिरेशन लेती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अतुल कुमार गोयल जी, उनको सुनने का मौका मिला, MD CEO, श्री कल्याण कुमार जी ED, श्री विनोद कुमार जी ED, श्री परम शिवम जी, श्री विभू प्रसाद महापात्रा, श्री SK राणा जी CGM HR, श्रीमती कुमुद नेगी, वर्षा नेगी CLO मैडम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन, एंड अनुश्री जी जो मेरे साथ में थी। और इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं धन्यवाद देती हूं कपिल जी का, और हिमाचल से बहुत सारे लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, उनका भी, और साथ में मेरी बुआ का बेटा भी आया हुआ है आयुष, और साथ में अभिनव भी आया है चंबा से, हिमाचल से। ये मेरा मॉरल सपोर्ट बनकर यहाँ पर आए हैं, तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए आप दोनों का भी। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन हुआ है, बट मैं ऑनेस्ट सी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी तक लाइफ में ऐसा कुछ अचीव किया है। मुझे नौकरी में 4 साल हुए हैं। आई एम अ स्टेट PCS ऑफिसर। जर्नी मैंने सिविल सर्विसेज के लिए शुरू की थी, लेकिन स्टेट सर्विसेज में मैं आ गई। तो वो एक कहावत है कि दैट इफ़ यू एम फॉर द मून यू विल डेफिनेटली लैंड अपॉन द स्टार्स। तो वो मेरे वाले चीज़ में बिल्कुल ये ठीक बैठती है। और हिमाचल को सर्व करने का मौका जो मुझे मिल रहा है, मैं इसी को मानती हूँ कि बहुत बहुत बड़ी रहमत है भगवान की कि ये मौका मुझे मिला है, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। इस नौकरी में मैं एक आम आदमी के साथ जुड़ती हूँ। इस नौकरी में मैं एक गांव में काम करती हुई नरेगा औरत को देखती हूँ कि वो किस तरीके से पैसे कमाती है और उन पैसों से अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश करती है। कई सरकारें बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती हैं, आप सभी महिलाओं ने सुना होगा और मुझसे ज़्यादा सुना होगा, जब सरकारें ये कहती है कि हम महिलाओं के हाथ में पैसे देना चाहते हैं, चाहे वो अमाउंट कितना भी मिनिमम क्यों ना हो, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक जो औरत होती है वो अपने बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचती है। जब उस औरत के हाथ में 1500 रुपये आएंगे तो वो ये नहीं सोचेगी कि मुझे इसकी शॉपिंग करनी है, मुझे इससे कपड़े लेने हैं या मुझे इससे मेकअप लेना है। वो महिला ये सोचती है कि उन 1500 रुपये से आज मैं अपने बच्चे के लिए शायद एक नया स्कूल बैग ले सकती हूँ। उस 1500 रुपये से आज मैं शायद अपने बच्चे को वो खिला सकती हूँ जो मैंने काफ़ी समय से मैंने उस बच्चे का मन मारा है। आज शायद मैं अपने हस्बैंड के लिए एक ऐसी शर्ट लेके दूंगी जो शायद वो काफ़ी समय से अपने बारे में सोच रहे थे बट नहीं ले पाए। औरतों का माइंड उस पे काम करता है, और आप सब, अगेन आई वुड रिपीट कि आप सब ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। मैडम ने आप सभी को बताया, मैं लाडली फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं इसकी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया कैसे गया। हिमाचल में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। मैं अब 1 महीने बाद SDM की पोस्ट पे जाने वाली हूँ, बट उससे भी ज़्यादा मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन 4 सालों में मैंने क्या देखा। मेरी जो जर्नी इस एग्ज़ाम के लिए थी, जो कि आप लोगों की भी जर्नी रही होगी, एक कमरे में खुद को बंद करके रखना और फिर एक गोल का पीछा करना जिसका आपको आइडिया नहीं है कि वो मटीरियलाइज होगा कि नहीं होगा। तो वो आत्मविश्वास कहाँ से आता है? वो आत्मविश्वास अंदर से आता है। वो आत्मविश्वास आपके माँ बाप, स्पेशली आपकी मदर्स जो हैं, वो लड़कियों को वो आत्मविश्वास देती हैं कि नहीं बेटी तू कर सकती है। और जितनी भी महिलाएं इस पोडियम के नीचे बैठी हैं, मैं जानती हूँ आप अपनी माँओं को सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं, क्योंकि आज आप जो भी हैं उन माँ की सोच की वजह से है। अगर उन मदर्स की सोच ये होती कि हमने सिर्फ लड़की को पढ़ाना है
और अगर पढ़ाना भी नहीं है, ये तो उसने दूसरे घर चले जाना है, तो फिर शायद आप आज यहाँ टॉप लीडर्स के रूप में न बैठी होती। एक लड़की के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि उसका असली घर कौन सा होता है। ठीक बोल रही हूँ? आप लोगों का असली घर कहाँ है? कोई बता सकता है? असली घर कहाँ है मैम? जहाँ हम हैं। औरत की यही खूबी है, जैसे पौधा होता है, उसको कहीं पे भी उस बीज को आप लगा दीजिए, वो वहीं पनप जाता है, वो वहीं बड़ा हो जाता है, वो वहीं छाया देना शुरू कर देता है, वो वहीं फ्रूट देना शुरू कर देता है। ये जो गिविंग नेचर है, ये जो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स है, ये हमारी खूबी है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। लेकिन फिर भी लड़कियों से एक सवाल, कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री है कि लड़कियों का असली घर कहाँ है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को इस मानसिकता के साथ, बच्चियों को इस मानसिकता के साथ भी बड़ा किया जाता है कि इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, इसकी पढ़ाई पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, इसके लिए दहेज के लिए जोड़ना है। कोई माँ, कोई बाप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देते हैं, मोस्टली मैं कह रही हूँ, एक्सेप्शनल केसेस में है कि उनकी एजुकेशन हुई, वो नौकरी लगी, वो सक्सेसफुल हुई, वो अखबारों में आई, वो एक कहानी है। बट मेजॉरिटी की बात करूँगी तो मेजॉरिटी यही है कि इनकी शादियों पे ज़्यादा खर्चा किया गया उस एक दिन के लिए। हमने लड़की को 5% अपनी प्रॉपर्टी में से उस दहेज का हिस्सा समझ के, या जो शादी पे 25-30 लाख का आपका हॉल बुक होता है और साथ में जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं दहेज के नाम पे, अगर दहेज लेना अगर अपराध है आज के समय में, हम अपनी लड़की को विदा कर देते हैं। और फिर गाने भी बनते हैं बॉलीवुड में कि फसलें जो बोई जाए, फसलें जो काटी जाए वो फिर से उगती नहीं है, बेटियां जो बियाही जाएं वो मुड़ती नहीं है। मैंने लाडली ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ सुनी और सीखी, और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी। द क्वेश्चन इज कि अगर तो लड़कियां नहीं मुड़ी तो बहुत बढ़िया, पर लड़कियां मुड़ गई, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो घर कहाँ है लड़की का? घर माँ बाप का होता है, और माँ बाप का घर ही हमेशा लड़की का घर होता है। वो आगे जो सेकंड रिलेशनशिप बनाती है वो उसका एडिशनल घर होता है। मैं जानती हूँ महिलाएं उसको अपना सब कुछ दे देती हैं, बट बहुत सारे केसेस में जब हम डिवोर्स के बारे में देखते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में देखते हैं, उसके बाद उनका सेकंड स्टेप ये होता है कि मैं घर छोड़ दूंगी। ये इसका मतलब इतने समय से ये घर आपका था ही नहीं। यूजुअली बाहर नेम प्लेट्स पे अगर आप देखेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ, आप सभी ने देखा होगा, तो मैंने बहुत कम देखा है कि महिला का नाम लिखा होता है। इट इज़ यूजुअली मिस्टर सक्सेना, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता। आई हैव रेयरली सीन हाउस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, आई हैव रेयरली सीन। और मुझे नहीं लगता शायद आपने भी अपनी इस एज तक कभी ऐसा देखा होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डेटा कह रहा है। ये आप लोग तो डेटा के साथ खेलते हैं सारा दिन। एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स की बात करें भारत की, तो सबसे ज़्यादा आज महिलाएं उसमें लगी हैं। मैंने कहा नरेगा में महिलाएं लगी हैं। कहीं और कोई काम होता है, रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कम्युनिटी हाउसेस बन रहे हैं, या कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें महिलाएं काम कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी की लेबर महिला है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में इतनी बड़ी भागीदारी महिलाओं की है, तो इसका डेटा, इसके बिल्कुल आयरनी देखिए कि ओनली 13% ऑफ द विमेन के पास अपनी लैंड की ओनरशिप है। मैं आप लोगों से नहीं पूछना चाहूंगी, बट जब मैं गांव की औरतों के पास जाती हूँ या वेल ऑफ लेडीज के पास भी जाती हूँ, मैं उनसे जरूर पूछती हूँ कि क्या आपकी अपने नाम पे जमीन है? और औरतें सोचती हैं क्यों, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप बुरे वक्त के लिए उस चीज को रखिए, बट आप औरत से पहले एक इंसान है। अपने आप को, आप महिलाओं को ये बोल दिया गया है यू आर सुपर वुमेन। नो, यू आर फर्स्ट ह्यूमन। हमारे एक बेसिक मौलिक अधिकार है, कुछ वैल्यूज है, उस पर बात करनी चाहिए सबको। एंड आई विश आज विमेन कॉन्क्लेव के साथ साथ आप सभी के कंपेनियंस भी यहाँ पे साथ आते तो मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होती। पूरी दुनिया विमेन एम्पावरमेंट का डंका बजा रही है कि विमेन को एम्पावर करो। अरे विमेन, दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। वी नीड टू टीच द सोसाइटी हाउ टू लिव विद एन एम्पावर्ड वुमेन। नाउ दैट्स द क्वेश्चन। काश आप सभी के कंपेनियंस यहाँ होते। समस्या ये नहीं है कि हम एम्पावर्ड नहीं है, समस्या ये है कि अब सोसाइटी हमारे साथ डील कैसे करे, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कैसे करे। औरत के पास एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। अभी मैं जानती हूँ आप सब महिलाएं यहाँ बैठी हैं, थोड़ी देर बाद
आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा कि रात को दाल क्या डालनी है, रात को सब्जी क्या बनानी है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि औरत सीईओ है या औरत प्रधानमंत्री भी है। मेरी माँ कहती है मुझे कि अगर तू प्रधानमंत्री भी बन जाएगी ना कल को, तब भी तुझे 2 रोटी बना के जाना होगा। एंड मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही, मुझे रोटी बनाना आता है, बट साथ में मैंने अपने लिए, मेरी माँ ने मेरे लिए एक ऐसी जर्नी चुनी जहाँ पे हमेशा मेरे पास चॉइसेस है कि ओशन या तो आज खाना खुद बना ले, लेकिन अगर नहीं है मन तो यू कैन अफोर्ड अ हाउस हेल्प। ये चॉइसेस, इट्स अबाउट द चॉइसेस। एक औरत को तो खाना बनाने में इतनी खुशी मिलती है। आप सभी ने देखा होगा जब आप खाना बनाती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं, रिलेटिव्स को खिलाती हैं, हस्बैंड के फ्रेंड्स को खिलाती हैं आप खाना, तो आप सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आपको अप्रिशिएट करें कि आप सुबह से लेकर शाम तक किचन में थी और आपने वहाँ पे इतनी गर्मी में खाना बनाया है। ऑल वी नीड इज़ रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस। औरत ने आज तक कुछ नहीं मांगा। ये कौन सी सेंचुरी चल पड़ी है, आप मुझे ये बता दीजिए कि औरत ने कभी ये बोला हो कि मुझे ये चाहिए। इट वॉज ऑलवेज द मेन हु वॉन्टेड द लैंड्स, ऑलवेज। विश्व युद्ध देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, क्या कभी किसी ने सुना कि किसी महिला की वजह से विश्व युद्ध हुए? नहीं हुए। हमें नहीं चाहिए। वी वर ऑलवेज द नर्चरर्स, वी वर ऑलवेज द गिवर्स। पर अब क्या चाहिए हमें? वाई दिस फेमिनिज्म का एक सवाल आता है तो वी आर लाइक, इनफैक्ट मैंने बहुत सीनियर ऑफिसर्स को देखा है, दे डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द वर्ड फेमिनिज्म। अरे इसमें बुरा क्या है? क्या बुरा है इसमें? हम सब ने पढ़ा है फेमिनिज्म क्या है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, फिजिकल अपॉर्चुनिटी नहीं, सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी, यही फेमिनिज्म है। लेकिन आज भी बहुत सारी लेडीज हैं, वो ये बोलती है नहीं, आई डोंट टॉक अबाउट फेमिनिस्ट, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई एम अ ह्यूमनिस्ट। अरे क्यों? औरत होना तो अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है, ये कोई श्राप नहीं है। हाँ, सोसाइटी ने इस तरीके से इस चीज को बना दिया। वैदिक सेंचुरी की बात मैम भी कर रही थी कि वेदों में पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। लोपामुद्रा का नाम आपने सुना, गार्गी का नाम आपने सुना, मैत्री का नाम आपने सुना, घोषा का नाम सुना। ये 4-5 औरतों का नाम आज तक क्यों चल रहा है? क्योंकि ये वो औरतें थीं जो उस समय मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वेदों को पढ़ गई, वेदों का अध्ययन कर गई। तो एक बात इससे मैं प्रूव कर देती हूं कि ये समाज, ये दुनिया उसी औरत को याद रखेगी जिसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ साबित किया है। हमें घर बैठकर कोई हमारी तारीफ नहीं करने वाला। अगर औरतों की जो रोटी बनाने की कला है, अगर वो इतनी विश्व प्रसिद्ध होती, तो आप मुझे ये बताएं कि बड़े बड़े होटल्स में, यहाँ ताज में मैं ठहरी हूँ आप लोगों की वजह से, या रेडिसन है, कहीं है, टॉप शेफ्स वहां पे आदमी हैं, तो फिर औरत है कहाँ? टीवी सीरियल में डायलॉग आता है, भी रसोड़े में कौन था? हाँ, मैं थी, तुम थे, कौन था? रसोड़े में औरतें हैं और औरतें गायब हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली है, मिसिंग विमेन सिंड्रोम। औरतें गायब हैं। औरतें कहाँ हैं? औरतें दिखती तो हैं। वी आर 48% ऑफ द पॉपुलेशन, पर हम क्या रसोई में हैं? और अगर हम रसोई से बाहर निकलने में भी हम हो गई सक्सेसफुल, तो हम वर्क प्लेस में हैं। उस वर्क प्लेस में जहाँ वर्क प्लेस को अभी तक समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ करना क्या है। रीसेंट डिबेट चल रही थी अभी मेंस्ट्रुअल लीव की। मैं इसमें किसी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहती, अपनी बात करूंगी। क्या प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल लीव देने में? ऐसी कौन सी महिला है, ऐसी कौन सी माँ है जिसने मेंस्ट्रुएशन का सामना नहीं किया? और इनफैक्ट दुख इस बात से लगता है कि पुरुष इस मामले में औरत को सपोर्ट करना चाहते हैं, बट औरतें ही कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी से ग्रस्त है कि अगर हम लेडीज को वर्कफोर्स में मेंस्ट्रुअल लीव देंगे तो इससे क्या होगा भैया, पूरी जीडीपी ही डाउन हो जाएगी और औरतों को जो है प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा, वो हिचकिचाएंगे। अरे इतनी चीजें, मेडिकल लीव भी तो होती है, कोई बीमार हो जाता है, मैटरनिटी लीव भी तो होती है। आप मुझे ये बताएं, अगर इस प्रकार का विचार था फिर तो कभी औरतों को मैटरनिटी लीव भी ना मिलती। हम एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग टू एक्सेप्ट द बेसिक थिंग्स। कुछ बेसिक चीजों पे हम लोगों को अपनी सहमति बनानी होगी। मैं आप लोगों से क्यों कह रही हूं? क्योंकि आप महिलाएं हैं जो लीडरशिप रोल्स में हैं, और जो औरतें लीडरशिप रोल्स में होती हैं वही गवर्नेंस में डाइवर्सिटी ला सकती हैं और प्रो वुमेन चीजों को ला सकती है। आप विधानसभाओं का हाल देख लीजिए, आप पार्लियामेंट का हाल देख लीजिए, हमारी बात करने वाली महिलाएं कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे अभी, मैं बहुत सारी लेडीज से मिली इसमें, क्योंकि हम लोगों को देखने होते हैं चुनाव, काउंटिंग भी हम लोग ही करवाते हैं।
ये औरतें बसों में भर के इन लेडीज को लेके जाया जाता है। आज मंत्री साहब की रैली है, आप औरत की ताकत देखिए। आदमियों को एक दिन की छुट्टी लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेडीज अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मॉर्निंग में सुबह 8 बजे उन बसेस में बैठती है, धूप गर्मी में चली जाती है। मंत्री साहब के लिए वो गाने गा रही हैं, मंत्री साहब के लिए वो वहां पे खड़ी हुई हैं, मंत्री साहब की वो भीड़ का हिस्सा हैं। पर यही महिलाएं प्रधान नहीं बन पा रही ढंग से, यही महिलाएं विधायिका नहीं बन पा रही, यही महिलाएं पार्लियामेंट में नहीं बन पा रही हैं एमपी। असेंबलीज में मैं आपको बता दूं पूरे ऑल ओवर इंडिया हार्डली 9% है इनका रोल, और पार्लियामेंट में आप देख लीजिए। तो फिर औरतें कहां हैं? और हमारी बात करेगा तो करेगा कौन? आप लोग करेंगे। आप लोगों से बहुत उम्मीद है हमें, और मुझसे भी जो छोटी लड़कियां हैं उनको बहुत उम्मीद है कि आप लोग सही डिसीजंस लेंगे। हम सही डिसीजंस कैसे लेते हैं? हम सही डिसीजंस तब लेते हैं जब हम अपने आप में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम सही डिसीजंस लेते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरी मदर जो है वो शिमला में रही, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, और जो पिताजी थे वो उनको नौकरी की वजह से कांगड़ा में रहना पड़ा। उनको अपने माँ बाप को भी देखना था, पिताजी को, दादा दादी को, जो कि बहुत ज़रूरी था, और मेरी माँ को नौकरी की वजह से शिमला रहना पड़ा। फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों को एक अच्छी स्कूलिंग मिल गई। डीएवी को कंपैरेटिवली अच्छा स्कूल माना जाता है हिमाचल में, और वैसे भी ऑल ओवर इंडिया भी हमें अच्छी स्कूलिंग मिल गई। मैंने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है बहुत साल तक। मुझे नहीं लगता उनके पास एक एफडी भी होगी, एक बेसिक एफडी नहीं थी। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मुझसे छोटी बहन है और वो आप लोगों के बैंक से लिंक्ड है, क्योंकि 2019 में वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में आई थी, और अभी आभा शर्मा जो मेरी सिस्टर है वो सर्कल हेड मॉल रोड शिमला में वहाँ पे मैनेजर है। तो एक आप लोगों के साथ जुड़ने का मेरा एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे मैं पीएनबी के साथ जुड़ी हूँ और आज यहाँ पर आई हूँ। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सटेंड अ थैंक यू टू माई यंगर सिस्टर। वो मुझसे 4 साल छोटी है और वो पीएनबी फैमिली के साथ 2019 से जुड़ गई। हम लोगों ने बचपन से अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है, और आपकी बेटियों ने भी आप लोगों को देखा होगा। माँओं के लिए हमेशा एक ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। वी यूज टू आस्क कि आपने हाथ में कंगन नहीं पहने, आपने हाथ में कोई सोने की अंगूठी नहीं पहनी, क्या हुआ, क्यों नहीं पहनी? हम भी देखते हैं। शी नेवर डिड, क्योंकि उनका प्रायर जो फोकस था वो ये था कि लड़कियों को कुछ बनाना है, कुछ बनाना है। आज मैं यहां खड़ी हूं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर, ऑल द सैक्रिफाइसेस ऑफ हर। शी यूज्ड टू से मुझे एफडीज की जरूरत नहीं है, तुम लड़कियां मेरी रियल एफडी हो। आप प्लीज ये भी आप अपनी लाइफ में मैं जानती हूँ आप सभी की बच्चियां बहुत अच्छी पढ़ रही होंगी, बट जो आपको एक औरत ऐसी मिलती है जिसको इतना ज्ञान नहीं है, आप उन लेडीज को आप प्लीज इंस्पायर कीजिए कि अपनी बच्चियों की एजुकेशन पे खर्चा करो। ये पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट है, और इससे ज्यादा रिटर्न्स किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेंगे आपको जितना आप उस लड़की की एजुकेशन पे कर दोगे इन्वेस्ट। क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि मैं अपने आप को पहचान गई कि मैं क्या हूं, और जब मैं एक बार अपने आप को पहचान गई तो फिर जो बेसिक वैल्यूज मैं अपनी लाइफ में होल्ड करती हूं, मैं उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। चाहे वो फिर मेरे पेशे की बात होगी, जो वैल्यूज मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाई, जो वैल्यूज लेकर मैं एडमिनिस्ट्रेशन नौकरी में आई, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। एंड द सेम अप्लाइज इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। जो वैल्यूज चीजें मेरी वैल्यूज के बिल्कुल अगेंस्ट है, मैं हमेशा अपने राइट्स के लिए लड़ूंगी। मैंने लड़ा है, मैंने किया है, मैंने देखा है। मैंने पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा सेटबैक देखा है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट क्या कर सकते हैं। फिर ऐसी क्या ढाल थी मेरे पास? जो मेरी ढाल थी वो मेरी नौकरी थी। इस नौकरी ने मुझे बहुत ताकत दी। इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने मुझे डिसीजन मेकिंग की पावर दी, और डिसीजन मेकिंग पावर के साथ करेज आता है, और उस करेज की वजह से मैं ऐसे फैसले ले पाई जो मेरी आने वाली बची हुई जिंदगी के लिए मुझे लगा बेहतर है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे एजुकेशन दी और मैं फैसले ले पाई। लाडली फाउंडेशन से जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा कि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से करेज नहीं आता। बहुत सी टॉप पोस्ट पे औरतें बैठी हैं और उनके साथ जब कुछ चीज़ें बुरी होती हैं वो उसको इग्नोर कर देती हैं, वही लोक लाज
ये हो गया वो हो गया। बट मैं फिर भी आप लेडीज से ऐसा कहूँगी कि हम अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि लाइफ में जब डिसीजन लेना है तो अपने आप को प्रायोरिटी रख के देखें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, बट ये ज़िंदगी आपकी है। और इसीलिए करेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो करेज तभी आता है जब आप अपनी रियल वैल्यू समझती हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आज भारत में इतने रेप हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का डेटा इतना ज़्यादा है, तो फिर हम बोलते हैं कि लड़कियां जो हैं वो बाहर सुरक्षित नहीं है। वो बात होगी कि लड़की जो है चांद तक तो पहुंच गई, हम लोग चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन 6 बजे के बाद हम लोग वो कर्फ्यू लग जाता है, हम 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती। ये कौन सी ट्रैजेक्टरी है? औरत अगर सबसे ज़्यादा अनसेफ है तो मैं आपको बता दूं लेडीज एंड जेंटलमैन, वो अपने घर में है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन देखा है, और शायद आप नहीं बताएंगी, आपने भी कहीं ना कहीं ऐसी बच्चियों को देखा है जिनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है। द फीलिंग ऑफ बैड टच, मुझे ऐसा टच कर दिया, बच्चियां बताती भी नहीं है। एट द सेम टाइम वायलेंस, मेल अग्रेशन। मेल अग्रेशन क्या है? क्या है मेल अग्रेशन? जितने भी इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, वो सिर्फ वो जो व्यक्ति है वो अपनी वाइफ पर ही क्यों वायलेंस करता है? आप मुझे ये बताएं। वो अपनी माँ पे, या उसकी अगर लेडी बॉस है, अगर उसको बहुत गुस्सा आ गए तो क्या फिर वो वायलेंस कर देता है? नहीं। गुस्सा बड़ा शातिर चीज है। गुस्सा सामने वाले को देखकर आता है, सामने वाले का स्टेटस देखकर आता है गुस्सा। आदमी या कोई भी, देखिए ऐसा है, मैं वायलेंस को मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ औरतें करती हैं या पुरुष करते हैं, बट मैं कह रही हूँ वायलेंस और गुस्सा ये तब आता है जब हमें ये पता चलता है सामने वाला हमसे कमजोर है और वो सहेगा इस चीज को, हमारा विरोध नहीं करेगा। रेप क्या है? रेप इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस ओनली, कि गुस्सा है और आई नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ द अदर पर्सन। ये मेरी जागीर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं ओनर हूं। इस मेंटालिटी से रेप होते हैं भारत में, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद शायद कुछ ज्यादा होगा नहीं। आप लोग बैंक से डील करते हैं, हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बैंक्स में जाकर चोरी करता है। उसको पता है उसने चोरी की, वो पकड़ा जाएगा, हो सकता है उसके डंडे भी पड़ जाए और हो सकता है उसको जेल भी हो जाए, इंप्रिजनमेंट हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले से हमको पनिशमेंट मिल सकती है। हमें अपनी लड़कियों को सशक्त करने की जरूरत है दैट वायलेंस इज नॉट नॉर्मल एंड मेल अग्रेशन जैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर मेल अग्रेशन जैसा कुछ होता तो महात्मा गांधी ना होते, बाबा साहेब अंबेडकर ना होते, स्वामी विवेकानंद ना होते, इनसे बड़े मर्द तो शायद नहीं है। सोशल रिफॉर्म्स की जब बात चली है तो ये हम बोलते हैं कि महिलाएं जो है वो अपना भला ज्यादा कर सकती हैं, पुरुष उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ पुरुष बहुत कम बैठे हैं, लास्ट की सीट में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। मैं ये बोलती हूँ कि अगर पुरुष कुछ नहीं कर सकते तो फिर राजा राम मोहन रॉय कौन थे जो महिलाओं के अधिकार के लिए सब कुछ कर गए? पुरुष कुछ नहीं कर सकते तो आप मुझे ये बताएं ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे जो विडो रीमैरिज को एक उसकी शुरुआत कर गए? ये लोग कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, वहां सती उन्होंने बैन करवा दी, औरतें जला दी जाती थी अपनी मर्जी के विरुद्ध। और अगर आप ये पूछेंगे तो कहा जाएगा नहीं नहीं, पति मर गया है तो उसकी जिंदगी खत्म होगी, उसको भी जल जाना चाहिए। ये ऐसी प्रैक्टिसेस थी भारत में, हमें मानना पड़ेगा कि इतिहास में भी कुछ गड़बड़ें थी, लोगों ने ठीक की हैं, पुरुषों ने ठीक किया है जो हमारे स्पेस में गलत था। बट पॉइंट इज कि हम अपनी लीडरशिप कब समझेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए कब आगे आएंगे? फ्रीडम स्ट्रगल में आपकी उषा मेहता वहां पे रेडियो चला रही हैं, झांसी की रानी का नाम आज तक है, परसों या शायद कल या परसों उनकी पुण्यतिथि थी, सब लगाते हैं फोटो साथ में झांसी की रानी की पुण्यतिथि पर, उनको याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है, प्रधानमंत्री से लेके सीएम से लेके एक आम आदमी भी लगाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि औरत की कोई वैल्यू नहीं है। सावित्रीबाई फुले एजुकेशन के उसमें फील्ड में कितना बढ़िया काम कर गई। पंडित रमाबाई पंडित, उन्हें देख लीजिए आप, और इनको सपोर्ट करने वाले पुरुष ही थे। ज्योतिराव फूले हो गए, बाबा साहेब अंबेडकर मैंने आपको बता दिया, स्वामी विवेकानंद बता दिया, उनसे बड़ा एम्पावर्ड और इनलाइटेंड यूथ कौन है? सो माय क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू दिस कि हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे?
औरत कोई अब अबला नहीं रह गई है। प्लीज़ इस बात को आप लोग ज़रूर बताएं अपने बच्चियों को कि अब वो अबला नहीं रह गई है। हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने से पहले हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। महिलाओं को यूजुअली ये बोला जाता है कि तुम घर पे बैठो, हमारी तनख्वाह जो है वो 3-4 लाख है या 4-5 लाख भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि जिस रोटी को मैं खा रही हूँ उसमें से चावल तो कम से कम मेरे पैसे के हो, जिस चपाती को मैं खा रही हूँ कम से कम आटा तो मेरे पैसों का हो। इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है, ये एक व्यक्ति के अंदर अभिमान की बात नहीं है, ये स्वाभिमान की बात है। इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट कि 2 रोटी मैं खाऊं तो कम से कम 1 रोटी मेरे अनाज मेरे पैसों की हो। आप लेडीज जिस तरीके से भी बिहेव करती हैं, मैं आपको बताऊं, आपकी बच्चियां वही सीखती हैं बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए अगर लेडीज ऊंचे पद पर भी विराजमान है, लेकिन घर में शी इज नॉट द एजेंसी, शी इज नॉट द डिसीजन मेकिंग पावर एजेंसी, आपकी लड़की बाय डिफॉल्ट ही सीख जाएगी कि मुझे डिसीजंस लेने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी मां ने कभी डिसीजंस नहीं लिए। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। मैं कल अनुश्री जी से बात कर रही थी कि मैं आप लोगों के सामने बात क्या करूं। मैं आपको मतलब सच बता रही हूं, तो मेरी औकात नहीं है बात करने की। मैं आई वुड रियली से दिस, मैंने कुछ नहीं अचीव किया है। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था दैट व्हाट शुड आई से। आई जस्ट शेयर्ड माई जर्नी, जो मुझे अंदर से महसूस होता है कि हाँ ये है। हमें लड़कियों को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा ताकि उनकी अपॉर्चुनिटीज मिले, उन्हें एजुकेशन में, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो हमारी लड़कियां। हमारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ वो रैली का हिस्सा नहीं है, वो विधायक बने, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो डिसीजंस ले, वहां औरतों के हक के बारे में बात करें। एक आम औरत जो गांव की औरत होती है उसके हक के बारे में बात करें। इस प्रकार से मैं चाहती हूं कि जो विमेन है वो यहां आए। आप लोगों का यहां पे जो विमेन एग्जीक्यूटिव का एक स्लोगन था कि आई एम द फ्यूचर, मैम यही था? नो, I was the past, I am the present and I will be the future. I'm not the present, I'm not just the present, मैं सब कुछ हूं। नारी है तो सब कुछ है, नारी अन्नपूर्णा है। एक आपकी असर की रिपोर्ट आती है, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, आप सभी ने सुना होगा। उसमें यह बोला जाता है कि बच्चे का जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो कितनी स्ट्रांग होगी, ये उसकी मदर की एजुकेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर मदर ही एजुकेटेड नहीं है तो वो बच्चे को क्या सिखाएगी? और इसी से एक और बात आती है कि भैया बच्चे की जिम्मेदारी तो सिर्फ माँ लेगी। क्यों लेगी माँ जिम्मेदारी? हस्बैंड्स क्यों नहीं लेंगे? अब तो औरतें डबल काम कर रही हैं, वो बाहर का भी काम संभाल रही हैं, वो घर आके भी काम संभाल रही हैं, वो बच्चे को भी पढ़ाएंगी। अब जैसे यहाँ पे गोयल साहब ने कहा कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को छुट्टी लेनी पड़ती है। क्यों? क्यों? ये सवाल आप भी पूछिएगा, अपने कंपेनियन से भी पूछिएगा अगर ऐसा कुछ है। बच्चा तो दोनों का है, जब क्रिया में दोनों ने भाग लिया है तो फिर उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में, उसकी पूरी लाइफ की जिम्मेदारी में दोनों की जिम्मेदारी बनती है। पुरुष से महिला कुछ नहीं चाहती, पुरुष से महिला शायद सिर्फ इतना चाहती कि जब 2 रोटियां वो तवे पे सेक रही हो तो पुरुष अगर आकर साथ में खड़ा भी हो जाए और चिमटे से वो उसको पलट भी दे या शायद पानी पिला दे या सुबह की एक चाय पिला दे तो औरत उसी में खुश हो जाती है। औरत फिर बोल रही हूं कहीं पे भी पहुंच जाए, इतनी ही एक्सपेक्टेशन है। मेल दे नीड टू बी सेंसिटाइज्ड, दे नीड टू बी सेंसिटिव। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। साथ में एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने एक दीवार खड़ी होती है। कुछ क्रांतिकारी कहते हैं कि दीवार तोड़ देनी चाहिए, लेकिन लड़की है समझदार और संवेदनशील, वो खूंटियां लगाती है। खूंटियां लगाती है वो पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन उस दीवार को वो चढ़कर लांग जाती है और पार चली जाती है। सो एजुकेशन इज एवरीथिंग, एम्पावरमेंट इज एवरीथिंग। एंड बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे सुना, और ये मेरी लाइफ का माइलस्टोन मैं इसको बोलूँगी कि आज मैंने अचीव किया है कि आप सभी लेडीज़ के सामने, आप सभी डिग्नेटरीज के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। और लास्ट में एक चीज़ मैं हमेशा हर जगह बोलती हूँ, वो आप लोगों को भी बोल के जाऊँगी कि भाई सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am.
I now request participants to please share their views. If anybody has got any questions, can raise their hands. We'll hand over the mic to them. Anybody? I request the IT team to please come up with the mics. Anyone? Any questions?